कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबई चा मानुस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। आज 24 जुलाई है और दिन है शुक्रवार, यानी कि इस हफ्ते का आखिरी दिन। मैं आपको शुरुआत करता हूँ इस कार्यक्रम की कुछ अपडेट के साथ में, और उसके बाद कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ, कुछ कविताएं और कुछ ऐसी बातें जो आपने नहीं सुनी होंगी। तो अपडेट कुछ इस प्रकार है दोस्तों। 12,38,635 केसेस हो चुके हैं कोरोना वायरस के आज की डेट में, और अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड 24 घंटे में 45,729 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं, रजिस्टर किए गए हैं दोस्तों। 13,000 डेथ हो चुकी हैं और एक दिन में 1129 डेथ होना बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 24 घंटों में 1,129 लोगों की मृत्यु हुई है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। पिछले 2 दिनों से केसेस कम हो रहे थे, 37,000 थे, और एक दिन में ही 45,729 केस हो गए हैं। तो दोस्तों, लेट अस नॉट रिलैक्स, लेट्स बी सीरियस। मैं आपको बताना चाहता हूँ बिहार के बारे में। एम्स में पटना में 400 नर्सिंग स्टाफ ने स्ट्राइक पर चले गए हैं। वो कहते हैं हमें सैलरी टाइम पर नहीं मिल रही है, ना हमें पीपीई किट मिल रहा है और ना ही दूसरी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। तो ये नर्सिंग स्टाफ की डिमांड है कि हम काम तब तक नहीं करेंगे जब तक कि हमें एश्योरेंस नहीं मिलेगा। हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, ओवर टाइम भी मिलना चाहिए। दोस्तों, कितनी उनकी डिमांड जायज़ है, ये मेरे ख्याल में सरकार को सोचना चाहिए, ना कि हमें। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नर्सिंग स्टाफ को, क्योंकि उनकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है कोरोना वायरस के पेशेंट्स के लिए। आप अपने काम पर जाइए, और स्ट्राइक के दूसरे तरीके भी होते हैं, उसको अपनाइएगा। दोस्तों, इसमें मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक महिला जिसे कि कोरोना पेशेंट थी, उसकी वहाँ पर डेथ हो गई है। उसको भी उसकी डेड बॉडी को उसके घर वालों को नहीं दिया गया है। और अगर आप देखें तो कोरोना की हालत जो है, कोरोना वायरस से जो पीड़ित लोग हैं बिहार में, उनकी हालत बहुत ख़राब हो रही है। इसी प्रकार एक महिला की और डेथ हो गई थी। बहुत देर तक एम्बुलेंस नहीं आई, और जब एम्बुलेंस आई तो उसमें सिर्फ ड्राइवर था, यानी कि उस डेड बॉडी को उसके घर वालों को ही उठाकर लेके जाना पड़ा। उसके अलावा दोस्तों, फेमस टीवी सीरियल भाभी जी घर पर है, जिसे आप देखते होंगे, उसमें सोमिया टंडन को रिप्लेस कर दिया गया है शेफाली जरीवाला, यानी कि सोमिया टंडन अब इस रोल को, भाभी जी के रोल को नहीं करेंगी। इसी प्रकार जो अभी कपिल शर्मा का शो हुआ था, इसकी बिगनिंग बहुत खराब हुई है। अर्चना पूरन सिंह ने बहुत खराब बिगनिंग की है। स्पाइस जेट के लिए अच्छी खबर यह है दोस्तों कि स्पाइस जेट को यूएस में फ्लाई करने की परमिशन मिल गई है। तो एक अच्छी खबर है स्पाइस जेट के लिए भी। इंटरनेशनल कैरियर है और उसे भी यूएस में फ्लाई करने की जगह मिल चुकी है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि दिल्ली जो एक शहर है, यहाँ पे पुरानी दिल्ली भी एक जगह है जो कि अपनी कई चीज़ों के लिए मशहूर है, और इन मशहूर चीज़ों में एक गली है वहाँ पे, और इस गली में एक मशहूर हलवाई है, उसका नाम चाइना राम है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको एक छोटी सी क्लिप भी दिखाऊंगा जो मेरे एक दिल्ली में रहने वाले दोस्त ने भेजी है। वहाँ पर क्योंकि त्यौहार का समय है, और नॉर्थ के लोग, स्पेशली दिल्ली के लोग, फेस्टिवल्स को बहुत अच्छी तरह मनाते हैं। जो रक्षाबंधन आने वाला है, और घेवर जो एक स्पेशल टाइप की मिठाई होती है, उसका बहुत डिमांड होती है वहाँ पे रक्षाबंधन के समय पे। तो ये जो मशहूर हलवाई है चाइना राम, इसकी दुकान पर आप देखिएगा कि लोगों की कतार लग चुकी है। लोग भूल चुके हैं कि कोरोना वायरस चल रहा है और इतने करीबी हमें साथ में नहीं रहना चाहिए, लेकिन भीड़ को देख के ऐसे लगता है जैसे कि वहाँ पर कोई फेस्टिवल लग रहा है, ना कि कोई कोरोना वायरस से पीड़ित है या किसी प्रकार का डर है। तो मैं दिखाता हूँ आपको ये क्लिप, और आप इस क्लिप को देखकर महसूस कर सकते हैं कि इस घेवर के लिए इतनी लंबी लाइन किसी भी बीमारी की चिंता ना करते हुए लगी हुई है। ये देखो दोस्तों, चाइना राम हलवाई का हाल। घेवर के लिए लाइन में लगे हुए लोग। यहाँ कोरोना की कोई भी व्यवस्था नहीं है।
दोस्तों ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई। और अब मैं आपको बताता हूँ, आजकल देखिए लॉकडाउन का समय है और लॉकडाउन में ज़्यादातर लोग अपने घर पर ही रहते हैं। घर पर रहने के बाद लोग ये सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इम्यून सिस्टम पर हमें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं आपको अब मुलाकात कराने वाला हूँ, बताने वाला हूँ एक ऐसे इंसान के बारे में जिनका नाम है आचार्य अनुपम जोली, जो कि प्रैक्टिशनर हैं, जो ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी है उसकी प्रैक्टिस करते हैं, जयपुर के रहने वाले हैं, लेकिन ये देश और विदेश में बहुत फेमस हैं। वास्तुशास्त्र में भी इनको स्पेशल ज्ञान है। इन्हें आप टीवी में भी देखते होंगे और ये रेगुलर तरीके से टीवी पर भी आते हैं। दोस्तों इन्होंने एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजी के प्रिंसिपल के बेसिस पर अपनी शिक्षा को ग्रहण किया है और ये जोर देना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं जिस गहन अध्ययन के माध्यम से कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बहुत दम होता है और हमें वेदास के हिसाब से चलना चाहिए। इन्होंने बताया है कि इंक्रीज हम इम्यून सिस्टम को अपने लॉकडाउन के पीरियड में कैसे कर सकते हैं। इन्होंने कुछ शास्त्र बताए हैं और इनके हिसाब से, क्योंकि इंसान अपने घर पर रहता है और घर पे रहने के बाद में उसे इम्यून सिस्टम बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली हमारे आज के लॉकडाउन के समय में। उन्होंने कहा है एज पर वास्तुशास्त्र नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच में एक जगह होती है, उसका नाम होता है ओशो स्थान। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और ये कहते हैं कि आपको नियमित रूप से योगा करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, जिससे कि आपकी सेहत और आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा हो सकता है। उसके अलावा इन्होंने कहा है कि हमें प्रोटेक्शन मंत्र करने चाहिए, जो महामृत्युंजय मंत्र होते हैं, लघु रूप में होते हैं। तो इन्होंने बताया कि 3 सरल मंत्रों का अभ्यास करना चाहिए अगर हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है। तो महामृत्युंजय मंत्र का जो लघु रूप होता है उसमें इन्होंने बताया कि वो हमें इस तरह करने चाहिए, बोलना चाहिए ओम जू सा मम पाल्य पाल्य सा जू, यानी कि आपको अपने मन से इसको करना है इस मंत्र को और इससे आपके इम्यून सिस्टम बढ़ सकता है। इसी के अलावा दूसरा उन्होंने कहा है कि श्री दुर्गा सप्तशती नरवाण मंत्र हमें ये भी करना चाहिए। ये मंत्र कुछ इस प्रकार होता है ओम ऐम ईं क्लीं चामुंडाय विच्चय। इस मंत्र से भी हमारे मन को शांति मिलती है और हमारे इम्यून सिस्टम बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस मंत्र के जाप से सभी प्रकार के परेशानियों से भी हमें लाभ मिलता है। ये तीसरा मंत्र है और ये मंत्र कुछ इस प्रकार होता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो इससे भी आपके इम्यून सिस्टम पर बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ता है और ये तीनों मंत्र हमारे प्रोटेक्शन मंत्र होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। दोस्तों उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आपका मन थोड़ा सा विचलित होता है, आपके मन में नेगेटिविटी आती है, तो आप थोड़ा समय साउथ ईस्ट की तरफ बिताइएगा, यानी कि आपके घर में जो साउथ ईस्ट जो दिशा होती है आप उस तरफ बैठिएगा। आपके मन को निश्चित रूप से शांति मिलेगी और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। साथ में इन्होंने कहा है कि 2 रंग होते हैं, सूर्य का रंग जो होता है और दूसरा जो है बुध का रंग होता है। तो ये भी आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाता है। इसे रंग चिकित्सा कहते हैं, यानी कि नारंगी रंग जो होता है वो सूर्य का होता है और जो हरा रंग होता है वो दूसरा हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए होता है। तो इन्होंने कहा है कि नारंगी और हरे रंग की बोतल में आप पानी भरकर छत पर रख दीजिए। तो 2 बोतल आप लीजिएगा, एक नारंगी रंग की और एक हरे रंग की बोतल, इसमें पानी भरिएगा, इसको आप छत पर रख दीजिएगा और कुछ समय बाद उस बोतल को, यानी कि पूरे दिन भर जो सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी होती है वो इसके अंदर इकट्ठी होती है, आप नीचे लेके आइएगा और उस पानी का ग्रहण कीजिएगा और फिर आप खुद महसूस करेंगे कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आ रही है और आपका इम्यून सिस्टम बढ़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि इन छोटे छोटे उपायों से जीवन को और आगे बेहतरीन रूप से बढ़ाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थे हमारे डॉक्टर आचार्य अनुपम जोली जी, जो कि प्रैक्टिशनर हैं और ट्रेडिशनल इंडियन एस्ट्रोलॉजी में प्रैक्टिस करते हैं और जयपुर में निवास करते हैं। तो दोस्तों आपको ये कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि जो मुंबई से बोल रहा है और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम आड़ी टेढ़ी बातें। दोस्तों कोई विश्वास तोड़े तो दिल से उसका धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर किया जाना चाहिए। अब मैं दोस्तों
आपको एक कविता सुनाना चाहता हूं अपने दोस्तों के प्यार के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको जरूर पसंद आएगी। मुझ पर दोस्तों का प्यार यूं ही उधार रहने दो, बड़ा हसीन है ये कर्ज, मुझे कर्जदार रहने दो। वो आंखें जो छलकती हैं गम में खुशी में मेरे लिए, उन सभी आंखों में सदा प्यार बेशुमार रहने दो। मौसम लाख बदलते रहें, आए भले बसंत पतझड़, मेरे यारों को जीवन भर यूं ही सदा बहार रहने दो, यूं ही सदा बहार रहने दो। महज दोस्ती नहीं ये, महज दोस्ती नहीं ये, बगिया है विश्वास की, प्यार स्नेह के फूलों से इसे गुलजार रहने दो, इसे गुलजार रहने दो। और दोस्तों अंत में, वो मस्ती वो शरारतें, वो मस्ती वो शरारतें ना तुम भूलो ना हम भूले, उम्र बढ़ती है खूब बढ़े, जवां ये किरदार रहने दो, जवां ये किरदार रहने दो, जवां ये किरदार रहने दो। तो दोस्तों ये थी एक कविता दोस्तों के बारे में, और मेरा अगला कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है कि प्रसन्नता बढ़ती है और प्रसन्नता बढ़ेगी और प्रगति भी करेंगे जब दूसरों के बजाय हम अपना मूल्यांकन करेंगे। कभी भी लोगों की टीका टिप्पणी से घबराना नहीं चाहिए, जो मैंने आपको शुरू से कहा था, क्योंकि खेल में दर्शक ही शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। और दोस्तों मैं आपको एक बहुत बढ़िया मैसेज किसी ने मुझे भेजा है, और मुझे उम्मीद है कि ये मैसेज आपको पसंद आएगा। ये मैसेज आपको मैं सुनाता हूँ। ये एक दिल्ली से हमारे सुनने वाले हैं, श्रोतागण हैं, जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा है और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस मैसेज को सबको सुनाना चाहिए, जो कहते हैं कि ये मैसेज बेस्ट मैसेज है। दोस्तों एक लड़ाई में एक सोल्जर बीमार हो जाता है और उसको चोट लगती है, उसको गोलियां लगती है, और उसका जो एक दोस्त होता है वो उसको लेने के लिए जाता है। तो जब सिपाही को गोली लगती है और बीमार हो जाता है, और उसका दोस्त यानी कि उसके साथ वाला दूसरा सिपाही जब लेने जाता है, तो उसका कैप्टन उसे कहता है, जो उसका बॉस होता है, कि इट्स ऑफ नो यूज़, यानी कि कुछ भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आपका दोस्त मर चुका होगा। लेकिन सोल्जर जो होता है, जो दूसरा सिपाही होता है, जो अपने दूसरे सिपाही को लेने के लिए जाने की बात करता है, वो नहीं रुकता, वो चला जाता है और जाकर वो अपने दोस्त की डेड बॉडी को वापस लेके आ जाता है। जब वो डेड बॉडी को वापस लेके आता है तो कैप्टन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि वहाँ जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो सिपाही मर चुका है। तो दोस्तों सुनिएगा कि जो डेड बॉडी लेके आता है अपने दोस्त की सिपाही, वो सिपाही क्या जवाब देता है। वो कहता है, नहीं सर, मेरा जाना सच में सार्थक हो गया। जब मैं उसे लेने गया तो मेरे दोस्त ने मुझे देखा और मुस्कुराया, और उसके आखिरी शब्द ये थे कि मुझे मालूम है कि तुम मुझे मिलने ज़रूर आओगे। दोस्तों कितना बड़ा विश्वास था अपने दोस्त के ऊपर, उस दोस्त को जिसको गोली लगी थी, कि ज़रूर मेरा दोस्त मुझे लेने के लिए आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम मर चुके हैं और हमें लेने के लिए कोई नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई देखने भी जाता है तो एक अपनेपन का एहसास होता है, और ये अपनेपन का एहसास उस सिपाही ने बताया, ना कि उस कैप्टन ने, जो कि उसका बॉस था। तो दोस्तों ये थी बात आप सभी दोस्तों के लिए, और मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि आपके लिए लेकर आया है आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबईचा मानुस। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं इस कार्यक्रम में आगे। दोस्तों आंख मारने की खबर जब इंसान के मरने की खबर से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, तो गाजियाबाद में पत्रकार की हत्या की खबर अगर भारतीय मीडिया चुप होता है तो इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। दोस्तों मन अगर बिगड़ा हुआ है तो दुनिया में उससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं है, पर यही मन अगर मान जाए तो उससे बड़ा कोई दोस्त भी नहीं है। इसलिए मन को अपना दोस्त बनाओ। जैसे जब तक पानी दो किनारों के बीच बहता है तो कितना शांत रहता है और हर कोई उससे फायदा उठा सकता है, पर वही पानी अगर किनारे तोड़ देता है तो तबाही मचा देता है। इसलिए मन को सत्संग और अच्छे विचारों में लगाओ। अजीब सा वक्त है,
कट कम रहा है और काट ज्यादा रहा है। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि, और अब आपको सुनाएगा एक और छोटी सी कविता, और एक बहुत अच्छी कविता है। मुझे उम्मीद है कि ये कविता भी आपको पसंद आएगी, और उसके बाद में आपको सुनाएगा कहानी, और उसके बाद आपको बोलेगा गुड बाय और अलविदा। दोस्तों, एक कविता तीज की कविता है, क्योंकि तीज का श्रावण का मौसम चल रहा है और ये तीज की कविता है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने ये कविता सुनी होगी, क्योंकि सोशल प्लेटफॉर्म पे काफ़ी वायरल हो चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि ये आप तक पहुँचे। जिन्होंने नहीं सुनी है और जिन्होंने सुनी है वो दोबारा सुन सकते हैं। सो दोस्तों, ये कविता है कोरोना और तीज के बीच का जो माहौल है उसमें एक सखी ने अपनी दूसरी सखी को सुनाया है। तो आप सुनिएगा किस तरह से ये कविता को बताया गया है। आओ सखी तीज मनाएं, तुम अपने घर बैठो मैं अपने घर बैठूं, कलयुग का नवा विचार निभाएं। आओ सखी तीज मनाएं, हाथों पर मेहंदी खूब रचाई, इस बार चलो सैनिटाइजर लगाएं। क्या लाए लहंगा साड़ी, क्या लाए लहंगा साड़ी, इस बार नया मास्क मंगाएं। आओ सखी तीज मनाएं, आओ सखी तीज मनाएं। खूब खा लिए घेवर पूरी, काढ़ा पी पी दिन बिताएं। खूब खा लिए घेवर पूरी, काढ़ा पी पी दिन बिताएं। झूले की पीगे सावन के गाने, क्वारंटाइन में दिन बहलाएं। आओ सखी तीज मनाएं, आओ सखी तीज मनाएं। तो जी हाँ, बहुत ही अच्छे ढंग से इस तीज फेस्टिवल को मनाने का एक जो तरीका है बताया गया है। एक सखी अपनी दूसरी सखी को बताती है कि समय खराब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम तीज त्यौहार को नहीं मना सकते हैं, लेकिन जैसा देश वैसा भेष, उसी माहौल को मानते हुए मनाना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि लेकर आया है आपके लिए आड़ी टेढ़ी बातें फ्रॉम मुंबई चा मानुस, और अब आपको सुनाएगा एक कहानी, और मुझे उम्मीद है कि एक कहानी भी आपको पसंद आएगी। कहानी का शीर्षक है सोच में परिवर्तन। दोस्तों, ट्रेन में दो बच्चे यहां वहां दौड़ रहे थे। कभी आपस में झगड़ जाते तो कभी सीट के ऊपर कूदते। पास ही बैठा पिता किन्हीं विचारों में खोया हुआ था। बीच बीच में जब बच्चे उसकी ओर देखते तो वह एक स्नेहिल मुस्कान बच्चों पर डालता, और फिर बच्चे उसी प्रकार अपनी शरारतों में व्यस्त हो जाते और पिता फिर उन्हें निहारने लगता। ट्रेन में सहयात्री बच्चों की चंचलता से परेशान हो गए थे और पिता के रवैये से नाराज, क्योंकि रात्रि का समय था, अतः सभी आराम करना चाहते थे। बच्चों की भागदौड़ को देखते हुए एक यात्री से रहा नहीं गया और लगभग झल्लाते हुए बच्चों के पिता से बोल उठा, कैसे पिता हैं आप? बच्चे इतनी शैतानियां कर रहे हैं और आप उन्हें रोकते टोकते नहीं, बल्कि मुस्कुराकर उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। क्या आपका दायित्व नहीं कि आप इन्हें समझाएं? उस सज्जन की शिकायत से अन्य यात्रियों ने राहत की सांस ली कि अब यह व्यक्ति जरूर लज्जित होगा और बच्चों को रोकेगा। परंतु उस पिता ने कुछ क्षण रुक कर कहा कि कैसे समझाऊं, बस यही सोच रहा हूं भाई साहब। यात्री बोला, मैं कुछ समझा नहीं। तो वो व्यक्ति बोला, मेरी पत्नी अपने मायके गई थी, वहां एक दुर्घटना के चलते कल उसकी मौत हो गई। मैं बच्चों को उसके अंतिम दर्शनों के लिए लेके जा रहा हूं और इसी उलझन में हूं कि कैसे समझाऊं इन्हें कि अब ये अपनी मां को कभी नहीं देख पाएंगे। उसकी यह बात सुनकर जैसे सभी लोगों को सांप सूंघ गया हो। बोलना तो दूर, सोचने तक का सामर्थ्य जाता रहा सभी का। बच्चे यथावत शैतानियां कर रहे थे। अभी वे कंपार्टमेंट में दौड़ लगा रहे थे और कभी वो इधर उधर जा रहे थे। वह व्यक्ति फिर मौन हो गया। वातावरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ।
पर वे बच्चे अब उन यात्रियों को शैतान अशिष्ट नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसे नन्हे कोमल पुष्प लग रहे थे जिन पर सभी अपनी ममता उड़ेलना चाह रहे थे। उनका पिता अब उन लोगों को लापरवाह इंसान नहीं, वरना अपने जीवन साथी के विछोह से दुखी 2 बच्चों का अकेला पिता और माता भी दिखा रहा था। कहने को तो यह एक कहानी है, सत्य या असत्य, पर एक मूल बात यह एक अनुभूति, एहसास, सोच से व्यवहार में बदलाव आता है। क्षण भर में ही जिंदगी जीने का किसी के प्रति सोच का दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी इसलिए उलझनों में हैं क्योंकि हमने अपनी धारणाओं, उनके रूपी उलझनों का संसार अपने इर्द गिर्द स्वयं रच लिया है। मैं यह नहीं कहता कि किसी को परेशानी या तकलीफ नहीं है, पर क्या निराशा या नकारात्मक विचारों से हम उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं? आवश्यकता है एक आशा, एक उत्साह से भरी सकारात्मक सोच की। फिर परिवर्तन तत्क्षण आपके भीतर आपको अनुभव होगा। उस लहर में हताशा की मरुभूमि भी नंदन वन की भांति सुरभित हो उठेगी। दोस्तों, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जिंदगी छोटी नहीं होती। लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही है जिंदगी, बस यही है जिंदगी। तो दोस्तों, यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया था आड़ी टेढ़ी बातें। अब आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करता है और कल फिर मुलाकात होगी एक नए किस्से, कहानी, कविता, अपडेट और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अलविदा, गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।